Namaste everyone, my name is Aditi Sharma and I welcome you all to Physics Kida. Okay, so already those who are visiting the lecture series, they would be familiar with it already that we are running a lecture series for your paper on mechanics. ओके और उसके अंदर हम लोग एक यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं एंड दैट यूनिट 1 इन योर पेपर ऑफ मैकेनिक्स was the kinematics of moving fluids. ठीक है, और इसे हमने कवर करा था 5 लेक्चर्स के अंदर. ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर सेकेंड यूनिट फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर एंड सेकेंड यूनिट जो होगी हमारी, दिस विल बी ऑन द इलास्टिक properties of matter. ठीक है, हम इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे और ये जो है हम रफली कवर कर लेंगे सम 8 to 10 लेक्चर्स के अंदर. ठीक है, सो फॉर द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर दिस इज़ माई लेक्चर 1. ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, होगा क्या इस पूरी यूनिट के अंदर. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं. तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर तुम पेपर को खींचोगे सो इट विल टेयर अपार्ट. वहीं पे अगर तुम रबर को खींचोगे देन यू विल बी एबल टू स्ट्रेच इट टू अ सर्टेन लिमिट, राइट. तुम इसे स्ट्रेच कर पाओगे. दैट वुड बी द केस. अगर मैं बात करती हूँ स्प्रिंग की, तो पॉपुलरली हम लोगों ने देखी है पेन्स के अंदर भी स्प्रिंग आती है. आप लोगों ने देखा होगा आपकी साइकिल के अंदर भी स्प्रिंग होती है, राइट. सो पेन की जो स्प्रिंग है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है, जबकि साइकिल के अंदर आपके पास में एक हार्ड स्प्रिंग होती है. अगर मैं पेन की स्प्रिंग कंसीडर करती हूँ, सपोज़ कीजिए ये एक एंड है, आपके किसी एक फ्रेंड ने पकड़ लिया उसे एंड योर स्प्रिंग इज़ लाइक दिस, और आप क्या कर रहे हो, उसे यहाँ से खींच रहे हो. ठीक है, अब देखो तुम अगर इसे यहाँ से खींच रहे हो तो तुमने इसे छोड़ा तो वापस से क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रीस्टोर कर जाएगी. लेकिन अगर तुमने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगा दिया तब क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद में अगर तुम इसे छोड़ोगे तब क्या होगा, ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को यानी कि इस वाली शेप को रीस्टोर नहीं कर पाएगी और ये ऐसे ही रह जाएगी. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट कि आपने पहले क्या किया था, उसके ऊपर थोड़ा फोर्स अप्लाई किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स था तो उसने हमारे पास में रीस्टोर कर लिया अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को. लेकिन अगर हम लोगों ने लार्ज फोर्स अप्लाई किया तो वो हमारे पास में अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर नहीं कर पाती है पेन की स्प्रिंग. और पेन की स्प्रिंग के केस में ये जो लार्ज फोर्स है ये इतना ज़्यादा आपको लगाना नहीं पड़ता है. इट्स कंपैरेटिवली अ डिसेंट फोर्स. वहीं पे एज़ कम्पेयर्ड टू अगर मैं यहाँ पे साइकिल की स्प्रिंग की बात करती हूँ तब क्या होगा, आप देखोगे कि वो बहुत ही पहला तो हार्ड स्प्रिंग है. आपको उसे खींचने के लिए उसके ऊपर फोर्स ऑलरेडी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है. और फिर अगर आप इस वाली कंडीशन में आना चाहते हो कि वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं कर पाए, राइट आफ्टर यू स्टॉप अप्लाइंग द फोर्स. ठीक है, आपने खींचा इस डायरेक्शन में, आप चाहते हो कि वो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आ पाए, आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया उसके बाद में, तो उसके लिए आपको फोर्स बहुत ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा. ठीक है, सो देखो है तो ये भी स्प्रिंग ही आपके पास में है ना, है तो ये भी स्प्रिंग ही और ये भी तुम्हारे पास में स्प्रिंग ही है. दोनों भी एक तरह से स्टील की ही होती है. फिर फ़र्क कहाँ आ रहा है, यू नो, स्टील है आपके पास में और दूसरे मटेरियल्स की भी आप बनाते हो, तो फ़र्क उन चीज़ों के ऊपर कैसे आ रहा है, दैट इसके लिए आपको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, इसके लिए ज़्यादा लगाना पड़ रहा है. तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये हम लोग पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के अंदर. समझ में आ गया है कि इस पूरी यूनिट में हम करेंगे क्या. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से. और हाँ, मैं पहले बता देती हूँ कि ये जो है ना आपकी यूनिट, ये आपकी क्लास 11th के साथ में रिसेंबल करेगी. ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं
सबसे पहले इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। ओके, चलिए इलास्टिसिटी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। स्टार्ट होता है कि ये हमारे पास में किसी भी एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इसकी वजह से होगा क्या, ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है, ठीक है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेता है। सो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट रीगेन्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसे हम इलास्टिसिटी नाम दे देते हैं। अब देखो हमारे पास में क्या आता है, स्ट्रेस। नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो कि आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, तो डिपेंड करता है कि आपने उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया है। ओके, सो मैंने क्या कहा है, कितना फोर्स अप्लाई किया है। सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये मुझे क्या दे देता है, स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी SI यूनिट निकालना चाहूँ, क्या मिल जाएगी मुझे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया है इस वजह से, राइट। अब देखेंगे, देखो क्या बात आती है, मान लो ये तुम्हारे पास में कोई भी एक हमने ले ली है बॉडी है, ये हम उसकी सरफेस कंसीडर करते हैं, ठीक है, दी टॉप सरफेस ये ले रखी है हमने। हो सकता है कि तुम इसके ऊपर तुम्हारा जो फोर्स अप्लाई करना चाहते हो पर यूनिट एरिया, वो तुम ऐसे कर रहे हो, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। परपेंडिकुलर कह दो, तुम इसे नॉर्मल कह दो, नॉर्मल टू द सरफेस। हो सकता है कि तुम अलोंग टेंजेंशियल टू द सरफेस तुम अप्लाई करना चाह रहे हो, टेंजेंट टू सरफेस तुम फोर्स लगाना चाह रहे हो पर यूनिट एरिया। सो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा फोर्स तुम कैसे अप्लाई कर रहे हो, हमारे पास में स्ट्रेस को मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, पॉसिबल है। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे, व्हाट आई कैन से इज़ दैट, ये तो हैंड राइटिंग, चलिए क्या कहेंगे हम यहाँ पे, दैट depending upon how you are applying force on your surface सॉरी, हमारे पास में स्ट्रेस जो होती है हम क्या कर सकते हैं, उसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो उसे हम स्टार्ट करते हैं एज अ टॉपिक डाल के, दैट इज़ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैंने दो तरह से तुम्हें बोला है, या तो तुम नॉर्मल अप्लाई कर रहे होगे या फिर तुम टेंजेंट टू द सरफेस अप्लाई कर रहे होगे, राइट। सो स्ट्रेस भी हमारे पास में उस हिसाब से कैसी हो जाती है, नॉर्मल, इसको हम लोग ना लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, ओके, लॉन्गिट्यूडनल। सो नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तुम्हें पता है, वी जस्ट हैव टू राइट। सो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, दैट फोर्स एक्टिंग, कैसे, perpendicular to the surface of object, ओके। तो उस केस के अंदर स्ट्रेस आपके पास में कैसी कहलाई जाएगी, नॉर्मल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। वहीं पे सेकंड हमारे पास में आती है, दैट इज़ टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस मेरे पास में क्या हो जाएगी, फोर्स हमारे पास में कैसे एक्ट करेगा, टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सो राइट इट डाउन, फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है, ये हमारे पास में स्ट्रेस की हमने बात करी है। अब देखो क्या बात आती है, तुम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हो, यानी कि तुमने क्या करा है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है तुमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी एक सरफेस तो मान लो, जैसे ये एक पर्टिकुलर सरफेस रही, तुम इसके ऊपर क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी वजह से होगा क्या, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा हमारे पास में, दैट कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज आएगा, राइट। कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई चेंज देखने को मिलेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज तुम्हें किस तरह से देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि उसकी लेंथ चेंज हो जाए, स्प्रिंग खींच रहे थे ना तुम लोग, हो सकता है कि उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज आ जाए, राइट। ये भी हो सकता है कि हमारे पास में हम लोग आगे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे कि किस तरह से वो होता है। सो काफ़ी तरह से कॉन्फ़िगरेशन जो होती है किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, उसे तुम बदल सकते हो बाय द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात। तो हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट, आपने देखा क्या है पहले तो कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है। इस चीज़ को मैं क्वांटिफाई करने के लिए मैंने क्या कहा, कमिंग बैक हियर, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि तुम्हारे पास में तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है और मुझे क्या करना है, इसे क्वांटिफाई करना है। उसके लिए मैंने एक नई टर्म, एक नई क्वांटिटी यूज़ करी है, एंड दैट इज़ माय स्ट्रेन। ठीक है, चलिए अब स्ट्रेन के ऊपर हम आते हैं। देखो स्ट्रेन मेरे पास में क्या होता है, इट्स एक्चुअली अ रेशियो। रेशियो क्या है हमारे पास में, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का जो रेशियो है, ये मेरे पास में होता है स्ट्रेन। ठीक है, अब मैंने ये पहले ही तुम्हें बोला है कि तुम्हारे पास में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो चेंज आएगा वो कैसे आ सकता है, अलग अलग तरह से। हो सकता है कि वो लेंथ में आ रहा हो सकता है कि वो वॉल्यूम में आ रहा हो सकता है कि वो एक एंगल में चेंज आ रहा हो। सो इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास में स्ट्रेन के भी क्या है, टाइप्स। लिखेंगे उसे यहाँ पे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन इसके अंदर। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में सबसे पहला आ जाता है, सिंपल लेते हैं, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तुम्हारे पास में होगा क्या, जो रेशो होता है हमारे पास में चेंज इन लेंथ से ओरिजिनल लेंथ का। ठीक है, दिस वेरी रेशियो इज़ माय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो तुम्हें क्वांटिफाई करके बता रहा है कि तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कितना आया है, एक तरह से, राइट। अब देखेंगे ये जो है हमारे पास में, ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ये हमें देख के पता चल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल के बाद में दूसरा मेरे पास में यहाँ पे क्या आता है, दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, अब देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास में होगी क्या, हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम से ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो। ओके, सो इसे हम लिख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम से ओरिजिनल वॉल्यूम का रेशियो। वैसे ही यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो कि यू नो चेंज इन लेंथ से ओरिजिनल लेंथ का रेशियो। ठीक है, चलो अब ये भी हो गया है कि भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है हम समझ चुके। अब हम क्या करते हैं ना, हमारे पास में ना काफ़ी ज्ञान आ चुका है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डालो शियरिंग स्ट्रेन। ये मेरे पास में होगा क्या, इसे समझते हैं ऐसे, दैट ये मान लो तो सीधी लाइनें नहीं बनती हैं, ये हमने ले ली, मेरे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इधर मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ पर यूनिट एरिया, दैट इज़ माई स्ट्रेस। डायरेक्शन समझ में आ गई है। उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे पास में थोड़ा सा हम देखेंगे एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्रिएट होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट कैसे क्रिएट होगा, हम यहाँ से अब पहुँच जाएंगे कुछ ऐसे, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो मैं उसे कुछ ऐसे दिखा सकती हूँ कि हम पहले यहाँ थे, यहाँ से हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, मैं इसे डेल एल कह दूँ, और हमारे पास में इन ऑपोजिट फेसेस के बीच में सेपरेशन कितना है, इसको मैं यहाँ पे एल कह देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, एक तरह से कहना ही कॉल इट माई थीटा हियर। तो अब यहाँ पे बात क्या आती है, शेयरिंग स्ट्रेन हमारे पास में क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं इसे दैट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑपोजिट फेसेस। क्या लिखोगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑपोजिट फेसेस। क्या है ये, डेल एल डिवाइडेड बाय इसका रेशियो किसके साथ में, टू द डिस्टेंस बिटवीन फेसेस विच इज़ माई एल। सो मैंने क्या कहा है, डेल एल बाय एल लिखो, और ये तुम्हें क्या दे देगा यहाँ पे, थीटा, एंड दिस इज़ एक्चुअली योर शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। समझ में आ गई है ये वाली चीज़। चलो अब क्या करेंगे हम, यहाँ तक की तो बात पूरी गणित हम लोगों को समझ में आ चुकी है ना। चलो पहले एक हेडिंग डालो, फिर मैं उसे समझाती हूँ तुम्हें बात क्या है। देखो क्या होता है, तुम देखती हो कि तुमने कोई भी एक, तुम्हारे पास में एक ऑब्जेक्ट था, तुमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। पर यूनिट एरिया, वहाँ से तुम घुमा फिरा के स्ट्रेस पे आ सकते हो। तुम जितना फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आएगा। तुम अगर कम फोर्स अप्लाई करोगे तो भाई तुम्हारी स्प्रिंग कम खींचेगी, तुम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो तुम्हारी स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगी। तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए, बिल्कुल बात तो वही आ जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई कितना हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन में कितना चेंज आएगा। मैंने कितना फोर्स अप्लाई किया है, जितना मैं अप्लाई करूँगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक तो ये ना थोड़ा सा राइटिंग, जितना मैं फोर्स अप्लाई करूँगी उतना ही तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आएगा। और इन चीज़ों को क्वांटिफाई करने के लिए फॉर द इलास्टिक मटेरियल्स तुम क्या यूज़ करते हो, तुम यूज़ करते हो स्ट्रेस, तुम यूज़ करते हो स्ट्रेन। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और इस चीज़ को हम लोग कह देते हैं हमारी हुक्स लॉ। क्लियर है, आया कहाँ से है ये वाली चीज़, है ना। अब देखो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, दैट हमारे पास में हुक्स लॉ क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू इट स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाएंगे तो हम ये काम 10th 9th से करते हुए आ रहे हैं, दैट एक कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट हियर इज़ ई। अब देखो ये ई हमारे पास में क्या है, पहली चीज़ तो ये कि ये हमारे पास में एक कांस्टेंट है, ओके। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अगर तुम पेपर को खींचोगे तो वो फट जाएगा, और वहीं पे अगर तुम रबर को खींचोगे तो यू विल बी एबल टू स्ट्रेच इट, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है। सो ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर, ओके। चलो अब हम लोग यहाँ पे अगर इस चीज़ को समझ चुके हैं दैट स्ट्रेस इज़ इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन, सो कैन आई प्लॉट अ कर्व इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, पॉसिबल भी तो होना चाहिए, राइट। तो अभी ना मैं सीधा उस पर नहीं जाऊँगी, मैं एक बहुत बेसिक सी चीज़ तुम्हें पहले समझाती हूँ रफ़। और देखो तुम्हारे पास में क्या होता है, मान लो हमारे पास में फोर्स की जो इंटेंसिटी है मैं उसे इंक्रीज़ कर रही हूँ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। चलो
सबसे पहले यानी कि बहुत छोटा सा फोर्स हमने अप्लाई कर रखा है। तो बहुत ही अगर मेरे पास में छोटा सा फोर्स है तो उस रीजन में क्या होगा कि भाई जितना तुमने फोर्स अप्लाई किया है, जितना तुमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है उतना ही क्या होगा, मेरा डिब्बा मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या कहती हूँ कि जितना हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है उतना ही क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। ठीक है, अगर मेरा फोर्स मैं कम अप्लाई करती हूँ तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, और अगर इसका और फिर डायरेक्टली इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई हुक्स लॉ जो है हमारे पास में वो ओबे हो रही है ना। लेकिन अगर मैंने फोर्स बढ़ा दिया इसके बाद में तब क्या होगा, इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है कि तुम देखोगे कि कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अंदर चेंज आ रहा है अपने आप, वो इंक्रीज़ हो रहा है बिना फोर्स के। ठीक है, फोर्स अप्लाई किए बिना ही तुम्हारी जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम देखोगे कि उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में यहाँ पे क्या होता है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब तुमने तुम्हारी स्प्रिंग के ऊपर, ये तुम्हारे पास में स्प्रिंग रही है, तुमने अगर इस पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तब क्या होता है, ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आना बंद कर देती है। सो स्टॉप रीस्टोरिंग ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर हम लोग इस वाली स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला केस हमारे पास में हो गया है, अब तुमने क्या कर दिया, इसके बाद में भी फर्दर फोर्स अप्लाई कर दिया, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा जो मटेरियल है वो सिंपल ब्रेक हो जाएगा, है ना। ये वाली चीज़ होने वाली है। तो अब ये जो पूरी की पूरी कहानी है ना जो कि हमने देखी है, इसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं विद दी तो जी नहीं वाई लग रहा है तो विद दी हेल्प ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उसी ही ग्राफ को स्टडी करते हैं। चलो, क्या है मेरे पास में, आई हैव माई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, और ये हम लोग बना रहे हैं, देखो क्या होगा, हमने पहले क्या लिखा था वहाँ पे, दैट स्ट्रेस इज़ इक्वल टू ई टाइम्स स्ट्रेन। ठीक है, तो ये वाला कर्व हमारे पास में बनता है तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होती है, ये बेटर है। चलो, ये वाला कर्व हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं कि भाई यहाँ पर तो हम ले लेंगे स्ट्रेस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन, और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस आ जाएगा। सो एक्स एंड वाई एंड माई ओरिजिन। ठीक है, अब देखो इसकी स्टडी हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहला तुम देखोगे कि तुम फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और तुम जैसे जैसे तुम्हारा फोर्स अप्लाई कर रहे हो हमारे पास में हम देखते हैं दैट जितना फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही सेम प्रपोर्शन में कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज आ रहा है, और कुछ भी दूसरा नया नहीं है। ठीक है, सो व्हाट विल आई से, सबसे पहले दैट ये जो ओ ए वाला रीजन है इसके अंदर हमारे पास में क्या है, हमने बोला कि जितना भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही हमारे पास में क्या हो रहा है, सेम प्रपोर्शन के अंदर सेम रेशो में कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, सो यानी कि हुक्स लॉ हमारे पास में ओबे हो रही है यहाँ पे, राइट। हुक्स लॉ हमारे पास में ओबे हो रही है, यानी कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हमारे पास में आता है एक और रीजन, ये हमारे पास में रहा है दूसरा रीजन। इस रीजन के अंदर क्या देखोगे, अब तुम देखो अब हमारे पास में जो मटेरियल है वो क्या हो चुका है, पार्शियली प्लास्टिक। यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे हो रही थी, ठीक है, और हमारे पास में
हुक्स लॉ ओबे होने का मतलब क्या है कि इलास्टिक रेंज में तुम्हारे काम कर रहे हो, तुमने खींचा छोड़ा वो वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, इलास्टिक रेंज है। पार्शली प्लास्टिक का मतलब हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे तुम देखोगे दैट जैसे ही तुम क्या कर देते हो, तुम रिमूव करते हो तुम्हारे स्ट्रेस को, तो हमारे पास में क्या है, एक परमानेंट स्ट्रेन रह जाता है वायर के अंदर, ठीक है। सो परमानेंट स्ट्रेन इज सेट अप इन वायर, ओके। ये वाली चीज़ तुम्हारे पास में तुम्हें देखने को मिलेगी, और इसीलिए ये वाला जो रीजन है ना, इसे हम कहते हैं सेकेंड रीजन। चलो इसके बाद में सेकेंड रीजन हमारे पास में ये आता है। फिर क्या होगा, हम बी तक तो आ चुके हैं हमारे पास में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, हम एक पॉइंट के ऊपर आएंगे, दिस वेरी पॉइंट, इसे मैं यहाँ पे y से रिप्रेजेंट करती हूँ, और ये मेरे पास में ये जो मैंने बनाया है y, दिस इज़ एक्चुअली माय यील्डिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो यील्डिंग पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे होता क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे जो स्ट्रेस था, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, अगर मैंने उसे इंक्रीज़ कर दिया इलास्टिक लिमिट के बाहर, सो स्ट्रेस इज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, तो मेरे पास में क्या होगा, हम लोग क्या आ जाएंगे, एक ऐसी सिचुएशन पे आएंगे कि हमारे पास में स्ट्रेन क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी बिना स्ट्रेस में इंक्रीज़ आए, विदाउट इंक्रीज इन स्ट्रेस। यानी कि तुमने क्या कर दिया, तुमने तुम्हारे पास में स्ट्रेस अगर इलास्टिक लिमिट के बाहर लगा दिया है, तो अपने आप ही फिर क्या करेगा, स्ट्रेन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज बढ़ता चला जाएगा बिना तुम फोर्स बढ़ाओ उसके, ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। तुम फोर्स नहीं बढ़ा रहे हो इतना, लेकिन तुम्हारे पास में कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अंदर चेंज बढ़ता ही जा रहा है, ये वाली चीज़ फिर तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो अगर ये वाला केस हमारे पास में आ चुका है, तो फिर क्या होता है, अब हम लोग एक और रीजन के अंदर आते हैं, द नेक्स्ट वन, इसे हम लोग यहाँ पे कह देंगे प्लास्टिक रीजन। अब प्लास्टिक रीजन मेरे पास में क्या है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ ऐसा कर्व हमारे पास में जाएगा, समवॉट फ्रॉम हेयर टू, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बना दिया मैंने, समवॉट फ्रॉम हेयर टू, हाँ ये थोड़ा डिसेंट है, यहाँ तक आप आ जाओगे, ये सी रहा तुम्हारे पास में, ठीक है। अब देखो प्लास्टिक रीजन में तुम्हारे पास में होता क्या है कि तुम्हारा वायर जो है अब वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आएगा, जो तुम्हारा वायर है वो अब रीगेन नहीं करेगा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। तुमने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया, तुम चाहते हो ना वो वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, लेकिन तुम फोर्स अब इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हो, देखो तुम्हारा स्ट्रेस कहाँ तक आ गया है, तो इतना ज़्यादा हो जाने के बाद में अब वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये तो एक साइड हुई। अब इसके बाद में क्या होगा, अगर फर्दर तुमने इसको छेड़ दिया किसी भी तरह से, तो हमारे पास में हमें क्या मिल जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट, ये चीज़ हमारे पास में आती है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, फिफ्थ हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाता है, आपके पास में प्लास्टिक रीजन क्या था, ये हमने लिख लिया है, प्लास्टिक रीजन हमारे पास में है ये वाई सी वाला, ठीक है। वाई मेरे पास में यील्डिंग पॉइंट है, ये जो पार्शली प्लास्टिक है ये ए बी वाला साइड था, ओके। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सी डी वाला रीजन है, यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों ने सी वाला जो पॉइंट था उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है सम लोड, थोड़ा सा अपने यहाँ पे लोड अप्लाई कर दिया है, तो फिर हमारे पास में यहाँ पे सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अब वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ खो चुका है। सो सब्सटेंस जो है हमारे पास में अब वो ब्रेक हो जाएगा, और ये जो रीजन है उसे ही हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। चलिए
ये हमारे पास में था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में सारी चीज़ें। एंड हम लोग क्या करते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है उसे हम यहीं पे एक पॉज देते हैं, रोकते हैं। इसके आगे का जो काम है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे देखा है इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी से हमने स्टार्ट करा है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में आप बात करना चाह रहे हो। सो इलास्टिसिटी भी कई तरह की हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हम कैसी की बात कर रहे हैं। सो उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास देन।